हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास जो है वो देख लिया था। ठीक है, तो आज जो है वो हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो केमिस्ट्री में आप 11-12 में आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो मोल का जो यूज़ है, ठीक है, एज ए यूनिट वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 मोल क्या है, ठीक है, उसका यूज़ एज ए यूनिट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो पहले हमें मोल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मोल के बारे में चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको क्लियर आउट करने पड़ेंगे। ये बेसिक्स है। ठीक है, जैसे ही आपका बेस पावरफुल होगा तो केमिस्ट्री पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि 1 डजन इज इक्वल टू क्या है, 12 नॉस है। यू ऑलरेडी नो दैट इफ योर मम्मी टोल्ड यू दैट जस्ट ब्रिंग 1 डजन बनानास, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो ये वो शॉपकीपर होगा या सेलर होगा, वो आप जब बोलोगे कि हमें क्या चाहिए, 1 डजन बनाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, 12 नंबर ऑफ बनाना जो है वो आपको देगा। ठीक है, 12 बनाने जो है वो आपको देगा। ठीक है, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 नॉस, 12 नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स जो भी हो, ऑल मैटर जो भी हो। अगर बोलो कि 1 डजन चाहिए तो वो क्या देगा, 12 चीज़ें दे देगा आपको। ठीक है, तो वैसे ही ये जो मोल है, ठीक है, वो भी एक यूनिट है। ठीक है, और ये मोल है, उसको डिवाइड मतलब कि उसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और ये जो एक कंसेप्ट है मोल का वो लाए थे। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या बोलता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज द यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ग्राम ये सभी चीज़ें तो है, लेकिन सब्सटेंस के जो अमाउंट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में हम मैटर के ऊपर स्टडी करते हैं। तो मैटर जो है वो किन से बना है, तो एटम से बना है। ठीक है, तो एटम या मॉलिक्यूल से बना है, तो वो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। तो उन पे स्टडी करने के लिए वो पर्टिकुलर बहुत ही छोटे हैं ना, तो उनके लिए एक यूनिट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसी वजह से ये मोल कॉन्सेप्ट आया था। ओके, तो ये जो मोल है वो एक यूनिट है जिससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन। मतलब कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 12 ग्राम के अगर हम एक ये जो आइसोटोप आगे लिया था वो ले ले तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया हुआ था साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, तो और एक और चीज़ जो हमें मालूम होगी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, कि कार्बन 12 वही यही आइसोटोप का एक एटम का जो ये मास है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये बहुत ही छोटा हुआ है, -23 मतलब कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इनसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हम इनसे फाइंड क्या कर सकते हैं कि ये जो एक एटम का जो वेट है, ठीक है, वो ये यहाँ पे दिया हुआ है और हमें 1 मोल का वेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं। सही है ना, ठीक है ना, कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 मोल के अंदर 12 ग्राम, उसका 1 मोल का वेट कितना है, 12 ग्राम, और हमें 1 एटम का जो वेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 12 ग्राम से हम ये डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन
1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻23। ओके, और यहाँ पे अगर ये इसको 2 मान ले तो 6 से काट लेगा, अप्रॉक्स वैल्यू है तो 2 ही होगा, ठीक है, तो 6 से काट लेगा तो 6.022 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि हमें एक नया फिगर मिल गया जो 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे विच इज 6.022 10⁻23। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 नंबर्स। ओके, नॉस या नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल के अंदर क्या होगा, इतने पार्टिकल्स होंगे कार्बन के, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये तो वेट था, ठीक है। ये किसने बताया, तो हमें ये एवोगैड्रो ने बताया। किसने बताया, एवोगैड्रो ने, जिसे डिनोट किया जाता है Na से, जिसे यहाँ पे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर। ओके, किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो फिर गैस हो या फिर वो कोई पार्टिकल मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो जाके 1 मोल चॉकलेट लेके आओ, ठीक है, 1 मोल चॉकलेट लेके आओ, तो आप बोलोगे आप लाओगे 6.022 10⁻23 चॉकलेट्स। ओके, जब मैं आपको 1 मोल चॉकलेट लाने को बोलूँ, इसका मतलब क्या है, आप 6.022 10⁻23 चॉकलेट्स लाओगे, उतने यूनिट चॉकलेट लाओगे, ठीक है। या फिर मैं बोल दूँ कि आप 1 मोल साइकिल लेके आओ, दैट मीन्स 6.022 10⁻23 साइकिल्स। ओके, मतलब कि ये एक यूनिट हो गया जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे हमने 1 डजन के अंदर 12 नॉस देखे थे, वैसे ही यहाँ पे कितने हैं, 6.022 10⁻23। लेकिन ये नंबर बहुत ही बड़ा है, देखिए ये प्लस है 23, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मोल पिज्ज़ा हमें लाना है या इकट्ठे करने हैं, तो ये पूरा रूम जो है, ठीक है, आपका पूरा रूम वो भर जाएगा, क्योंकि आप देखो 23 मतलब कि बहुत ही बड़ा नंबर है ये। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अगर आपको बोले कि 1 मोल पिज़्ज़ा लेके आओ, ठीक है, तो आप कैसे लाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे, पूरा महीना निकल जाएगा गिनते गिनते 1 मोल लाने के लिए, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे फिगर जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है, द फिगर इज़ वेरी बिग। सो इन दैट केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर फिगर बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी इजी चीज़ करनी पड़ेगी जैसे हम 1 मोल को इजीली क्या कर सके, मेजर कर सके। समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो कि मैं एक कंपनी में एज अ CEO हूँ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुझे एक बड़ा सा ऑर्डर आ गया कि मुझे क्या करना है कि मान लो कि चॉकलेट के 1 लाख पैकेज जो है, ठीक है, 1 लाख पैकेज वो उनको डिलीवर करने हैं जितना हो सके उतने कम टाइम में, ठीक है। 1 लाख पैकेज हमें करने हैं और एक पैकेज के अंदर 500 मतलब कि 500 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 500 चॉकलेट्स। तो आप 500 चॉकलेट्स तो एक पैकेट के अंदर है, वैसे 1 लाख पैकेज जो है वो मुझे देने हैं, तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, 1 लाख के 5 0 और यहाँ पे 500 के वो 2 0 और, तो करोड़ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, 5 करोड़ समथिंग हो जाएगा। तो अगर उन्होंने ये कंडीशन रखी हो कि हमें अगर एक चॉकलेट भी कम मिली, ठीक है, अगर 5 करोड़ चॉकलेट होती है तो एक चॉकलेट भी कम मिली तो हम तुम्हारा ऑर्डर के पूरे पैसे काट लेंगे, ठीक है, पूरे ऑर्डर के पैसे ही काट लेंगे, वो देंगे ही नहीं, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि मेरे वर्कर्स से बोलूँगा कि भैया आपको प्रॉपर ज़्यादा भी नहीं होना है और कम भी नहीं होना है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि 5 करोड़ चॉकलेट जो आपको डिस्पैच करनी है कम से कम टाइम में। तो आप कैसे करोगे उन लोग पर? सर कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, 500 चॉकलेट वो भी कम टाइम में, एक पैकेट के अंदर। वैसे 1 लाख पैकेज शिप करना, डिस्पैच करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ऐसे केसेस में एक मेरा जो मैनेजर होगा वो लेके आएगा नई चीज़ लेके आएगा। वो बोलेगा कि सर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, वो एग्जैक्ट वेट करता है सर, कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग मशीन है, वो ऐसी मशीन है कि वो एग्जैक्ट वेट करती है। हम वेट में बहुत ही एग्जैक्ट मतलब कि एक्यूरेट है, जो आगे बताया था मैंने, एक्यूरेट वैल्यू विच इज ट्रू वैल्यू, नॉट नियरली ट्रू वैल्यू। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू देती है। तो मैनेजर ने बोला, मैंने बोला कि क्या उससे क्या है? तो मैनेजर बोला कि सर एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास सभी वैल्यू है, पैकेट की कितना वेट है वो भी वैल्यू है, ठीक है। तो हम एक बार 500 नेट क्वांटिटी में 500 चॉकलेट का वेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 500 चॉकलेट का वेट कर ले नेट क्वांटिटी में, उसके बाद हमें वेट करने गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लॉट में जो 500 का वेट है वो तो हमें मालूम है, तो उतना ही वेट की चॉकलेट डालते जाएंगे, तो हमें गिनना नहीं पड़ेगा, तो इजीली हो जाएगा काम। समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ? तो इजीली काम हो जाएगा। मतलब कि जहां पे अगर फिगर बड़ा हो, ठीक है, तो वो गिनने से अच्छा है कि इजीली उसका वेट कर लो। मतलब कि इसको क्या करो, 1 मोल को क्या करो, 1 मोल को सीधे क्या कर लो, मेजर करना है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में कन्वर्ट कर लो, वो बोला। तो इजीली जो है वो चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। तो वैसे ही ये फिगर जो है बहुत ही बड़ा है, तो इसको अगर हमें मतलब कि मेजर करना हो, ठीक है, 1 मोल, अगर मान लो कि मैं 1 मोल आपको 1 मोल H2O मतलब कि वाटर लेके आओ, मैं बोल दूं, तो आप क्या गिनने जाओगे क्या मॉलिक्यूल क्या है क्या नहीं? नहीं ना, ऐसे तो हो नहीं सकता कि इसके इतने पार्टिकल हमें लाने हैं, तो वो कैसे लाओगे? आप ला ही नहीं सकते। क्लियर है ना? तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसका सॉल्यूशन लाने के लिए क्या किया कि हमने आगे जो फाइंड किया था मोलर मास, ठीक है, मोलर मास इसका कितना था, H2O का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। ये आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 × 2 + 16 दैट मीन्स 18U, या फिर इसे बोल सकते हैं AMU, ठीक है। तो इसको 18U को हम ग्राम में लिख सकते हैं, 18 ग्राम। मोलर मास कब बनेगा? जब हम मोलिकुलर मास को ग्राम में लिखेंगे जो, तो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। मोलर मास हम दोनों को बोल सकते हैं, इन ग्राम, एटॉमिक मास को भी और मोलिकुलर मास को भी। सिर्फ यहाँ पे U की जगह क्या लिखना है, G लिखना है, ग्राम लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बोले कि 1 मोल H2O लेके आओ, तो सीधे आप 18 ग्राम वाटर लेके आओगे तो भी 1 मोल ही बोला जाएगा, जिसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 10⁻23 पार्टिकल होंगे। क्लियर हुआ? अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल साइकिल लेके आओ, या सॉरी 1 मोल ग्लूकोज लेके आओ, ग्लूकोज 1 मोल मुझे ग्लूकोज चाहिए, 1 मोल मुझे ग्लूकोज चाहिए, 1 मोल मुझे ग्लूकोज चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होने चाहिए, किसके, ग्लूकोज के। लेकिन इतने में गिन नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसका मोलर मास कितना है, अराउंड C6H12O6, अराउंड 180 होगा, ठीक है, 180 होता है। तो 180 ग्राम जो है इसका मोलर मास, इतने ग्राम जो है वो मैं वे करके ग्लूकोज ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 मोल ही हो जाएगा।
समझ में आया, क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो है वो हम गिन नहीं सकते, तो हमने क्या किया कि एक नया फंडा डाल दिया उसका वे करने का, और हमने क्या किया कि इसका जो मोलेक्युलर मास होगा उसको मोलर मास बना दिया ग्राम के अंदर, ठीक है, जिसे हम ग्राम मोलेकुलर मास भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं बोल दूं यहाँ पे कि 1 मोल हमें NaCl चाहिए, अगर आपको लैब में आपकी टीचर बोल दे कि चलो जाओ 1 मोल NaCl लेके आओ, तो 1 मोल NaCl कैसे लाओगे? तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होने चाहिए, लेकिन हम गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, तो कैसे गिनोगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मोल मतलब कि इनका मोलर मास, पहले हमें मोलिकुलर मास निकालना है, तो ये क्या है 23 है, ये 35.5 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, ठीक है, तो 58.5 को ग्राम में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो इतना जब आप इतने ग्राम का NaCl लाओगे, उसका मतलब क्या है कि आप कितना मोल लेके आए? 1 मोल NaCl लेके आ गए। क्लियर? ओके, फंडा कोई क्लियर हो गया? कोई इसमें कोई दिक्कत? ओके, कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, और किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मोलिक्यूल्स का, किसी भी एटम्स का जो मोलर मास रहता है, मतलब कि मोलिकुलर मास बोल दो या एटॉमिक मास बोल दो, वो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बार समझा देता हूँ वापस से। अगर मान लो कि 1 मोल आपको बोले कि कार्बन चाहिए, 1 मोल कार्बन चाहिए, इसका मतलब आप कितने ग्राम लाओगे? आप पार्टिकल्स नहीं बोलूंगा, कार्बन इज इक्वल टू 12U, दैट मीन्स इसको कन्वर्ट करो 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन लाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, चलो ये नोट्स बना लो, आगे चलते हैं। चलिए, अब हमने मोल्स वाली चीज देख ली कि मोल्स को हम ग्राम में कैसे देखें। ठीक है, तो मोल्स का एक इक्वेशन है जो आपको अभी से ही मेमोराइज कर देना चाहिए। मोल्स को ऐसे डिनोट करते हैं N जैसे, ठीक है, इसे मोल्स बोलते हैं। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी हमें मास दिया गया हो पर्टिकुलर सब्सटेंस का, किसी का भी, वो जिसे हम Gm भी बोलते हैं, अपॉन मोलेक्युलर मास, या फिर इसे निकाल के मोलर मास लिख लो, वही अच्छा है, मोलर मास। ओके, जिसे हम mm भी बोलते हैं। एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, दोनों को हम मोलर मास बोल सकते हैं। क्लियर कर देना ये, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि कोई ग्राम में नहीं आएगा पार्टिकल्स को फाइंड करना, किसी भी सब्सटेंस को हमें मोल्स में ही फाइंड करना पड़ेगा। उसका गिवन मास हमें दिया गया होगा, उसका मोलर मास हमको याद रहना चाहिए, नहीं तो एटॉमिक मास याद रहना चाहिए, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं मोलर मास को। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें बोले कि 180 या फिर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 360 ग्राम हमें ग्लूकोज दिया गया है, ठीक है, तो उसके मोल्स क्या होंगे? मतलब कि हमें 360 ग्राम ग्लूकोज दिया है, तो फाइंड इट्स मोल्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखिए आप, गिवन मास Gm इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है? 360 ग्राम। ठीक है, मोलर मास मतलब कि ग्राम के अंदर मोलर मास कैसे फाइंड करोगे? सो ग्लूकोज मतलब क्या है? C6H12O6, जो आगे बताया 12 इंटू 6। कार्बन का कितना है एटॉमिक मास? 12 है। अभी कितने पार्टिकल्स है? 6 है, तो 12 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके जितने पार्टिकल, उससे ही क्या करना? मल्टीप्लाई करना। वैसे तो फिर क्या हो जाएगा? दूसरे के साथ एडिशन हो जाएगा। ये कार्बन के कितने हैं? C6 इंटू C इंटू 6 होंगे, तो C मतलब 12 है इंटू 6। अब H इंटू 12 मतलब कि H क्या है? 1 है इंटू 12, प्लस O मतलब कि 16 है ना, O इंटू 6 मतलब कि 16 इंटू 6।
टोटल कितने हो जाएंगे, 180 ग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है, आगे हमने बताया हुआ है। तो मोल्स फाइंड करना है, मतलब कि ये इक्वेशन डाल दो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 360 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास कितना है 180 ग्राम, ये निकल जाते हैं, ठीक है, ये निकल जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा ग्राम पर मोल आएगा, यहाँ पे ये ग्राम है और ये ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसल, 18 कैंसल हो जाएगा, 2 से ये ऊपर चला जाएगा, जो ग्राम इंटू मोल अपॉन ग्राम हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, जी जी कैंसल, 2 मोल्स हो गए, क्या हो गया 2 मोल्स। मतलब कि जब हम 360 ग्राम ग्लूकोज किसी को देंगे उसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, 2 मोल ग्लूकोज उसको दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हमेशा याद रखना कि हमें केमिस्ट्री में मोल पे ही काम करना है, तो आपको मोल फाइंड करना आना चाहिए। ये इक्वेशन आपको अब याद रह जाना चाहिए, आपको मेमोराइज करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब इसकी बात तो मैंने कर ली, लेकिन अगर पार्टिकल्स दिए होंगे तो क्या बोला जाएगा। अगर हमें मान लो कि पार्टिकल्स दिए हैं, अगर मान लो कि हमें फाइंड मोल्स if you are given 12.044 into 10⁻23 particles of NaCl, आपको NaCl के इतने पार्टिकल्स दिए गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपको वेट नहीं दिया गया है, गिवन मास नहीं दिया गया, लेकिन क्या दिया गया है, पार्टिकल्स दिए गए हैं। तो कैसे करोगे, तो आपको मालूम है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6022 10⁻23 पार्टिकल्स है 1 मोल के अंदर, ठीक है ना। तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बाय 6.022 10⁻23, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, आगे बताया एवोगेड्रो नंबर, ठीक है, बाय Na भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन डाल दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिया गया है 12.044 10⁻23, ठीक है, और ये है 6.022 10⁻23, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, 6 × 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 मोल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो मोल्स ऐसे फाइंड कर सकते हो। अगर पार्टिकल्स दिए हैं तो ये इक्वेशन आपको डालना है। तो 2 इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। ओके, एक तो ये और एक तो ये। ओके, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल है, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 इक्वेशन जो है वो मैं साइड पे लिख लेता हूं, तो आपको क्या है कि अभी अभी किया हुआ है तो याद रहेगा। चलिए, तो यहां पे लिख लेता हूं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, अपॉन मोलर मास। ओके, और यहां पे दूसरा इक्वेशन है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, फाइंड नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं कि हमें गिवन मास दिया गया है 90 ग्राम, क्या है
वाटर है, तो हमें मोल्स फाइंड करने हैं 90 ग्राम के अंदर कितने मोल्स है वाटर के, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो जाएगा वाटर का 80 ग्राम। कैसे आया, H2O हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम, ठीक है। ये चीज़ अभी आनी चाहिए, 9th में भी आ गई है, अभी यहाँ पे ऐसा गिनना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलो 18 ग्राम, तो मोल्स कैसे फाइंड करोगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास विच इज 90 एंड 18 विच इज मोलर मास, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 18 इंटू 5 आई थिंक आएगा ना, 5 मोल्स, ठीक है, 5 मोल्स आ जाएंगे, ओके। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड हुज गिवन मास इज 90 ग्राम। अब यहाँ पे भी 90 ग्राम दिया गया है एंड प्रेजेंट विथ 0.5 मोल, और मोल्स भी दिए गया है, क्या है 0.5, ठीक है, ये भी हमें दिया गया है। तो हमें मोलिकुलर मास फाइंड करना है, तो सीधा इक्वेशन डाल दो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। 0.5 हमें दिया गया है, गिवन मास हमें फाइंड दिया गया है 90, मोलर मास हमें फाइंड करना है। इसको यहाँ पे लेके आओगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा मोलिकुलर मास, और ये यहाँ पे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन 0.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 95 इंटू 10, मोलर मास हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। यू AMU या फिर ग्राम पर मोल दोनों लिख सकते हैं, ओके, तीनों लिख सकते हैं, सॉरी अभी यू नया आ गया है। चलो सेकंड भी हो गया, थर्ड करते हैं, अभी पार्टिकल्स वाली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, सिंपल ही है। चलो, इफ वी हैव 18.066 पार्टिकल्स of an unknown compound, then find its molecular mass when it is present in 18 ग्राम क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए कि हमें फाइंड क्या करना है, मोलेकुलर मास फाइंड करना है, मतलब कि जब आप मोल्स का इक्वेशन डाल दोगे तो गिवन मास हमें ये फाइंड करना है। गिवन मास कितना दिया गया है 18 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके मोल्स पहले चाहिए, ये तो नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है ना, तो ये फाइंड कैसे करोगे, तो पहला ये हमें मालूम नहीं, ये पहले फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 8.066, ठीक है, और यहाँ पे 6.022 10⁻23, ये दूसरा इक्वेशन डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मोल्स आ जाएंगे, यहाँ पे 6.022, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इंटू 10⁻23 डालना भूल गए थे, ठीक है, ये कर देना 23, तो ये क्या कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 मोल्स आ जाएंगे, ओके। अब ये 3 मोल्स मिल गए और ये मास भी मिल गया, तो हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। मोल्स वाला चीज़ डाल दो, एंड इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 18, ठीक है, अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मोल्स की जगह 3 लिख लेता हूँ, 3 को यहाँ पे ले आओ, मोलर मास को वहाँ पे ले जाओ, अपॉन 18 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू 6 ग्राम पर मोल, ओके, क्लियर, समझ में आ गया, ओके।
एक एग्जाम्पल, नहीं ये सभी करवा दिए, ठीक है, क्लियर। ये जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइजेस में कोई मोल्स वाली चीज़ होगी तो वो आपको होमवर्क में करना होगा, वो दे दूंगा होमवर्क, ठीक है। अगर कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, ओके। और ऑनलाइन क्लासेस में ये जो कैमरा वाली प्रॉब्लम है वो आ रही है, कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। 2-3 बार मोबाइल भी गिर गया, इसी वजह से अभी इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, वीडियो ही डालते हैं, ठीक है। वापस से ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस चालू कर देंगे, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए, तो लास्ट टाइम जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मोल्स के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद एक नया टॉपिक है विच इज़ मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं जिसे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसको क्यों हमारे सिलेबस में डाला हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यूज़ करके हम पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर पर्टिकुलर पार्टिकल्स या फिर कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसके कितने परसेंटेज है वो हम फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगी कि अगर ये जो हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू है तो उसके अगर मान लो कि हमें कुछ मिल गया है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिल गया है तो उसके अंदर सब्सटेंस की परसेंटेज निकाल के हम ये देख सकते हैं कि उसकी प्रायोरिटी कितनी है, ठीक है। इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस किससे बना हुआ है वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो उसके कॉम्पोजिशन क्या है, उसके परसेंटेज क्या है, तो वो हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, ठीक है, तो ये परसेंटेज वाली चीज़ है तो इसमें क्या होगा कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब इंटू 100 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो परसेंटेज है, इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास लिख लेते हैं, मास नहीं आएगा, मोलर मास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है गिवन मास, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग जाएगा कि सर मोलर अगर गिवन मास नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर मान लो कि आगे का इक्वेशन एक बार वापस लिख लेता हूँ, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलेक्यूलर मास। अब यहाँ से हमें गिवन मास का इक्वेशन मिल जाएगा, कैसे, इसको यहाँ पे ले आओ तो यहाँ पे मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मोल्स मतलब कि जो भी जितने भी मोल्स होंगे उसके वो, ठीक है, इनटू मोलर मास, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं मोल्स मतलब कि जितने पार्टिकल होंगे वो, मतलब कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ H निकालना है और परसेंटेज ऑफ O भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ पे, तो पहले तो हमें टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है उसका मोलर मास पता होना चाहिए, तो इसका मालूम है कितना है, 18 ग्राम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें मालूम है कितना है, 1 ग्राम बोल सकते हैं, U को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया वो सेम ही है, और ऑक्सीजन को 16 ग्राम, ठीक है। ये हमें मोलर मास मिल गया दोनों का, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब U वाली चीज़ तो ठीक है, लेकिन ग्राम में आप कन्वर्ट करना मतलब कि समझ जाओ ग्राम में ही होता है ज़्यादातर। तो हमें परसेंटेज ऑफ H निकालना है, तो यहाँ पे देखो गिवन मास, तो गिवन, आप बोलोगे सर गिवन मास तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो कितने एटम्स हैं, मतलब कितने मोल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 मोल्स है, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है,
ठीक है। जब आप रिएक्शन करोगे H2 प्लस O क्या बनाएंगे H2O, तो यहाँ पे 2 मोल बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 मोल बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ओके क्लियर, समझ में आया। तो आप बोल सकते हो 2 मोल और ये 1 मोल और उनका मोलर मास दिया गया है, तो गिवन मास मिल सकता है वो इक्वेशन से। तो परसेंटेज ऑफ H एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास, तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी में गिवन मास दिया हो या किसी में ये दिया हो, सीधे यही दिया हो, तो ये करेंगे कितने पार्टिकल्स है, 2 मोल पार्टिकल है या 2 पार्टिकल बोल सकते हैं, और मोलर मास कितना है 1 है, इंटू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड 18 इंटू 100, ठीक है। तो इसको तो मैं 2 ही लिख लेता हूँ, 9 100/9, तो कितना परसेंट हो गया, 100/9 परसेंटेज हो गया 11.1%। 11.1% जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट है H2O के अंदर, ओके। अब हमें O को फाइंड करना हो तो इस ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 ही आएगा, ये तो 1 है, 16 × 1 अपॉन 18 × 100। लेकिन अगर 2 ही कंपाउंड है, ठीक है, 2 ही कंपाउंड है, तो हम परसेंटेज ऑफ O, क्योंकि 100 से ही परसेंटेज हम निकालते हैं, तो 100% माइनस 11.1%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अराउंड 80, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 88.9%। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो फिर फालतू में क्या करना, ठीक है। तो 88.9% जो है वो मिल जाएगा, ओके क्लियर। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों में सेम ही आएगा, यही कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि हमें फाइंड करना हो, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ग्लूकोज विच इज C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर हमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परसेंटेज, मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं सीधे लिखूं या फिर क्या करूं, सीधे ही लिख लेता हूं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा मोलर मास, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं 12 × 6, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने पार्टिकल या कितने मोल है 6, ओके यहाँ पे। और ये कितना है 180, परसेंटेज क्या है 100, तो 0 0 कैंसल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा और ये कट जाएगा 3 से, 40% आ जाएगा। कितना आएगा 40% ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम सीधे 100 से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर करने जाएंगे तो यहाँ पे तो 3 है ना, तो नहीं कर सकते, पहले 2 मिल जाएंगे तो ही कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12 × 1 12 ही होगा, 180 × 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 3 4 × 3 3 3 कैंसल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2, जितना कट हो सके उतना काट दो, इंटू 10, 2 2 कैंसल, 20/3, 20/3 कितना होता है 20/3 कैसे लाना पड़ेगा, (20/3) विच इज 6.66, कितना होता है 6.66%, ठीक है।
तो लास्ट बाकी रह गया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को कैसे फाइंड करोगे? 100% माइनस 40% और कितना होता है? 6.66%। तो क्या हो जाएगा? 53.34%। ओके, क्लियर? ये दोनों का टोटल परसेंटेज निकाल के ऑक्सीजन का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई एक का ही करना हो ना तो हो सकता है। ओके, चलिए अब आपको होमवर्क में मैं दे देता हूँ, सिंपल ही है, इसमें कोई वो होगा तो आप पूछ लीजिएगा। NaOH में आपको Na का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है और हाइड्रोजन का निकालना है। ओके, चलो यहाँ से निकाल लेता हूँ होमवर्क, वापस से वहाँ से लिख लूँगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। NaOH के अंदर आपको Na के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के निकालने हैं। CaCO3 के अंदर Ca के बराबर, कार्बन के और ऑक्सीजन के निकालने हैं। इसका मोलर मास 40 ग्राम है, वो बोल देता हूँ पहले। ठीक है, HNO3 के अंदर आपको हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के निकालने हैं। के और एक C12H22O11 के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शुगर के अंदर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर? ओके, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो ये टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में देखेंगे। ओके, पढ़ते रहिए।